मेरी माँ का नाम बिनीता है। उनकी उम्र लगभग 42 साल होगी। वह एक हाउसवाइफ है। हालांकि वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी हैं। मेरी माँ कद में थोड़ी छोटी है, लेकिन शरीर भारी भरकम है। वो हमेशा साड़ी में ही रहती है। मैंने कभी उन्हें साड़ी के अलावा कुछ और पहने नहीं देखा था। लेकिन जिस रात ये घटना हुई, उसके बाद से मेरी और माँ की जिंदगी बदल गई। ये घटना तब की है जब मैं 23 साल का था। उस दिन पापा को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब मेरी यूजी पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी की तलाश में था, इसीलिए घर पर ही रहता था। माँ भी बीटीसी करने के बाद भी जॉब न करके वो हाउसवाइफ ही बनी रही। तब अस्पताल में पापा का इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पापा को इस हालत में देखकर माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह मुझ पर निर्भर थी। पापा का खराब तबीयत का खबर सुनकर मेरी मौसी और मामा भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे। सभी अपनी अपनी तरह से मदद कर रहे थे। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने वो बात कह दिया जिसका हमें डर था। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारे पापा को बचाना मुश्किल है। ये सुनते ही मम्मी बेहोश हो गई। मैं उनके पास था, इसलिए संभाल लिया। पापा अब वेंटिलेटर पर थे। जब तक वेंटिलेटर चल रहा था तब तक ही उनका सांस लेना मुमकिन था। तब मैं और मम्मी पापा से आखिरी बार मिलने आईसीयू में गई। मम्मी अब थोड़ी संभल गई थी। उन्होंने रोते हुए पापा को गले लगाया। मैं भी उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। कुछ ही देर में पापा अंतिम सांस ली और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लिए हम आईसीयू से बाहर आए और मम्मी मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बाद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। दिन बीत गया, शाम के 7 बज चुके थे। अंतिम संस्कार के सारे काम रिश्तेदारों ने संभाल लिए थे। स्मशान घाट से घर लौटने के बाद मैं अपने कमरे में गया और जमकर रोने लगा। मम्मी बस लगातार रो रही थी। वो बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद मौसी जी मेरे लिए चाय लेकर आई। तब मैं उठकर बैठा। चाय लेते हुए मैंने उनसे पूछा, मम्मी कैसी है? मौसी ने कहा, 2 ठीक है, लेकिन अभी भी रो रही है। शोभित, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब मैंने कहा, हाँ मौसी जी, उनका पापा से बहुत लगाव था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी जी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा सहारा चाहिए। इस उम्र में वो पूरी तरह तुम पर ही निर्भर है। इतना कहकर मौसी जी चली गई। तब मैं सोचने लगा कि अब इस घर का जिम्मेदारी मेरी ही है। मेरे मन में नौकरी और आगे के जीवन को लेकर कई विचार आने लगे। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी और खुद को जिम्मेदार बनाना होगा, क्योंकि पापा की पेंशन पर हम कब तक रह सकते थे। इन सब विचारों से मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया ताकि कुछ ताज़ी हवा मिल सके। इससे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लिविंग रूम में मम्मी और मौसी जी बैठी थी, रिश्तेदारों से मिल रही थी। कुछ देर बाद रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई। मौसी जी मेरे कमरे में आकर बोली, शोभित, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक तुम मम्मी के पास बैठो। मैंने हाँ कहा और मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मुझे देखकर मम्मी मेरे गले लगकर फिर से रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगाकर चुप कराने की कोशिश किया। मेरी मम्मी काफी गोरे रंग की थी। इतना रोने की वजह से उनके गाल लाल हो गए थे। उनकी आंखें भी थकी हुई थी। वह मुझसे लिपटकर रोती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, मम्मी अब मत रो, जो होना था वो हो गया। अब मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं सब संभाल लूंगा। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही अब दिन काट रही हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो तेरे पापा की याद आ जाती है। ये कहकर मम्मी और जोर से रोने लगी। इतने में मौसी जी बाहर आई और मम्मी से बोली, बिनीता दीदी, थोड़ा खाना खा लो। 2 निवाले खा लोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मम्मी ने हाँ कहा। मौसी जी बोली, तुम किचन में चलो, मैं मदद करती हूँ, तुम्हें बहुत कमजोरी आ गई है। मम्मी बोली, तू सोई में जाकर देख, मैं आकर मदद करती हूँ। ये कहकर मौसी जी किचन में चली गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उन्हें उनके और पापा के कमरे में ले गया। फिर मम्मी बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आई। अब उनका चेहरा थोड़ा ठीक लगने लगा था।
दिन भर की भागदौड़ में उनको थकान हो गई थी। मैंने पहली बार मम्मी को इस तरह देखा था। मुझे अनजाने में अजीब लगने लगा। इतने में मम्मी ने कहा, शोभित बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैं अपनी साड़ी बदलना चाहती हूँ, बहुत कमजोरी लग रही है। मैंने कहा, हाँ मम्मी, मैं हूँ ना, बताओ क्या मदद करूँ? मम्मी बोली, पहले दरवाजा बंद कर दो और अलमारी में से वो सफेद साड़ी निकाल दो। तब दरवाजे के पास खड़ा होकर मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं देता हूँ, तुम बस यहाँ बैठो। फिर मैं दरवाजा बंद करके लाल रंग का छोटा बल्ब जलाया और अलमारी से सफेद साड़ी ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे साड़ी मिली, मैंने उसे मम्मी को देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़ते ही जो देखा उससे मैं चौंक गया। मम्मी मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने जल्दी से साड़ी मम्मी को दिया और उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। इस बीच मेरे मन में अलग अलग तरह के ख्याल उमड़ने लगे। तभी मम्मी ने कहा, शोभित बेटा, एक और काम करोगे? अलमारी में काले रंग की मेरी साड़ी रखी है, वो दे दो। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने कहा, हाँ माँ, और काली साड़ी ढूंढने लगा। फाइनली फोल्ड की गई काली साड़ी मुझे मिल गई। उसे खोलकर देखा तो उसका डिजाइन देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। तभी मम्मी ने पूछा, साड़ी मिली क्या? शोभित बेटा, मैंने कहा, हाँ मिल गई। तब साड़ी मम्मी को देने के लिए मुड़ा तो देखा मम्मी अब भी पीठ करके खड़ी थी। मैं हक्का बक्का का रह गया, लेकिन खुद को शांत रखते हुए साड़ी उन्हें दे दिया। हल्के लाल बल्ब की रोशनी में जो देखा वो कोई विश्वास करने लायक चीज नहीं थी। तैयार होने के बाद मम्मी बोली, शोभित बेटा, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। मम्मी ने कहा, मेरे कपड़े बाथरूम में रख देना। मैंने हामी भर दिया और फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। फिर उन्होंने नीचे रखी लाल चादर भी उठा कर दिया। मैं चुपचाप बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद किया। अंदर जाकर मैंने गहरी सांस लिया। बाहर आने पर देखा कि मम्मी अभी भी बैठी थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें खाने के लिए लेकर गया। खाने के वक्त मम्मी बहुत शांत थी। घर में अब बस मैं, मम्मी, मामा और मौसी जी ही बचे थे। बाकी रिश्तेदार वापस चले गए थे। खाने के बाद मौसी जी ने मुझसे पूछा, शोभित, सोने की व्यवस्था कैसे करनी है? मैंने कहा, मौसी जी, आज मैं मम्मी के पास सो जाऊंगा, वो पहले से ही परेशान है। वैसे भी तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, तो तुम मेरी रूम में सो जाओ। मौसी जी, हम लिविंग रूम में सो जाएंगे। मौसी जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। रात में कुछ चाहिए तो बता देना। मौसी जी ने रसोई का काम निपटाया और मेरी रूम व लिविंग रूम में बिस्तर लगाकर चली गई। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि मम्मी वहाँ नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलने लगा। जैसे ही मैंने शर्ट और जीन्स उतारी और लोवर ढूंढने लगा, तभी बेडरूम की लाइट जली। पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी अंदर आ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप लाइट जलाई थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, मम्मी, मैं नीचे सो जाऊं, तुम आराम से सो जाना। मम्मी बोली, शोभित, मुझे नहीं लगता कि आज नींद आएगी, तुम यहीं मेरे पास सो जाओ। फिर मैंने पंखा चलाया और देखा कि बेडरूम में सिर्फ एक ही कंबल है। मैंने कहा, मम्मी, मैं अपने कमरे से कंबल ले आता हूँ। मम्मी ने कहा, शोभित, तेरी मौसी जी सो चुकी होंगी, आज के लिए यही कंबल ठीक है। फिर मैंने एसी चालू कर दिया, बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद किया और कमरे की सारी लाइट्स बुझाकर सिर्फ हल्की रोशनी वाला बल्ब जलाकर बेड पर आ गया। फिर मम्मी ने नेट लगाकर कंबल ओढ़ लिया और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं भी कंबल में घुस गया और छत की ओर देखते हुए लेटा रहा। अब एसी की वजह से कमरे में ठंडक महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में मुझे मम्मी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। मम्मी को इस हाल में देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं मम्मी के पास खिसक गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मम्मी, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और मैं तो हूँ ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए। मम्मी रोते हुए बोली, शोभित, तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ दिया है,
आज उनके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं मम्मी के पास और करीब खिसक गया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। मम्मी कुछ पल के लिए रोना बंद हो गई और बोली, शोभित बेटा, जब तुम साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा ही मेरे साथ है। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो ऐसा। ये कहकर मम्मी थोड़ी शांत हो गई। मैं भी फिर से छत की तरफ देखने लगा। अब मेरे दिमाग से एक एक करके विचार निकलने लगे थे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और ना चाहते हुए भी मन में बुरे ख्याल आने लगे। ये सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। तभी मम्मी ने पूछा, शोभित बेटा, तुम्हें नींद आ रही है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, क्यों, क्या हुआ? मम्मी बोली, कुछ नहीं शोभित बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ा डर लग रहा था और थोड़ी ठंड भी लग रही है। एक काम करोगे मेरे लिए? मैंने कहा, घबराओ मत माँ, मैं हूं ना। बताओ क्या चाहिए? मम्मी बोली, थोड़ा मेरे पास सरक सोगे? मैंने कहा, हाँ चलो, और मम्मी के पास खिसक गया। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी से कहा, मम्मी तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तो सोते वक्त पाँव फैलाकर सोने की आदत थी। तुम कितनी बार मेरी वो आदत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मम्मी हंसते हुए बोली, तुम मेरी कभी नहीं सुनते थे, लेकिन तुम्हारे पापा कहते थे तो तुम मान जाते थे। और कुछ दिनों बाद फिर वही आदत। मैंने भी फिर अपने बचपन की बातें बताकर उसे खुश करने की कोशिश किया ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। हम दोनों बात कर रहे थे कि अचानक मम्मी बोली, शोभित बेटा, तुम्हारी पाँव फैलाकर सोने की आदत छूट गई या अब भी है? मैंने कहा, पूरी तरह से तो नहीं गई, लेकिन अब भी थोड़ी बहुत है। मम्मी बोली, मुझे पता था। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तुम अभी भी मेरे बच्चे हो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वैसे ही सो सकते हो। ऐसा कहकर मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। ये सुनते ही मैं भी मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा कि ये क्या चल रहा है। कुछ क्षण शांति में बीते और मैंने मन को तैयार किया और एडजस्ट करने लगा। सोचते सोचते काफी समय बीत गया होगा, क्योंकि बाद में जो हुआ उसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं किया था। हुआ यूं कि मैं सोने की तैयारी कर रहा था और मम्मी भी तब मेरी तरफ मुड़ी, ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ, क्या करना है? मम्मी बोली, शोभित, तुम जो भी करोगे मुझे मंजूर है, आखिर तुम मेरे बच्चे हो। ऐसा कहकर मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा बाहर निकलकर पूछने लगा, क्या हुआ मम्मी, तुम ठीक हो? अच्छा लग रहा है तुम्हें? मम्मी ने मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही कहते थे। अब मुझे भी ज्यादा देर रुकना मुश्किल हो रहा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब और मुश्किल हो रहा है। मम्मी बोली, हाँ शोभित, मुझे पता है, मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ। चलो अब ज्यादा समय मत लगाओ। इतने में माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, देखो तुम तो अपने पापा जैसे ही हो। मैंने हंसते हुए कहा, सच में? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी सच बताओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके लिए खुश होगी। ये सुनकर मम्मी बोली, देखो ये सब तुम्हारे पापा की याद में होगा। मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को तुम्हारे अंदर देखा है, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज ऐसे कठिन समय में हम बातें करेंगे। और सच में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा मिला। मुझे चिंता हो रही थी कि इनके बाद अब मेरी देखभाल कौन करेगा। ऐसा कहते हुए मम्मी की आंखें भर आई। मैंने फिर से उसे सांत्वना देते हुए कहा, मम्मी देखो, ये केवल तुम्हारा दुख नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मम्मी मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मैंने उसके आंसू पूछते हुए कहा, मम्मी मुझे नहीं पता था कि तुम इसके लिए खुश होगी। ये सुनकर मम्मी बोली, देखो ये सब तुम्हारे पापा की याद में होगा। मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को तुम्हारे अंदर देखा है, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज ऐसे कठिन समय में हम बातें करेंगे। और सच में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा मिला। मुझे चिंता हो रही थी कि इनके बाद अब मेरी देखभाल कौन करेगा। ऐसा कहते हुए मम्मी की आंखें भर आई। मैंने फिर से उसे सांत्वना देते हुए कहा, मम्मी देखो, ये केवल तुम्हारा दुख नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मम्मी मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मैंने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, मम्मी मुझे पता है पापा ने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कह देना। अब हम दोनों के बीच किसी भी बात को छिपाने का कोई कारण नहीं है। ये सुनते ही मम्मी ने कहा, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे पहले की तरह ही बुलाते रहो। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, हाँ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। हम दोनों अब उठकर बैठ गए थे। मम्मी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे वो एक बड़े दुख से बाहर आ गई हो। चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश है। तब सुबह के 6 बज चुके थे। मम्मी उठकर ब्रश करने लगी। मैं सोने की तैयारी ही कर रहा था। सुबह जब मैं जागा तो 9 बज चुके थे। मैं कमरे में अकेला था। मैंने कपड़े पहनकर ब्रश किया और बेडरूम से बाहर आया। मम्मी, मौसी जी और बाकी मेहमान नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखते ही मम्मी ने कहा, शोभित बेटा उठ गया, नाश्ता कर लो। मैंने हाँ कहते हुए मम्मी से कॉफी लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मौसी जी ने जाकर दरवाजा खोला तो वहाँ मेरी अम्मा खड़ी थी, यानी कि मेरी दादी। मेरी दादी ऑस्ट्रेलिया में चाचू के पास रहती थी। दादा के गुजरने के बाद चाचू उन्हें अपने साथ ले गए थे। पापा के अचानक मौत के कारण वो तुरंत नहीं आ पाई थी। दादी घर में आते ही जोर जोर से रोने लगी। मम्मी ने भी उन्हें गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मेरी दादी का नाम कविता था। मैंने उन्हें बचपन में देखा था। दादा के गुजरने के बाद चाचू उन्हें तुरंत अपने साथ ले गए थे। मैं कई सालों बाद अम्मा जी को देख रहा था। मैंने उन्हें बचपन में देखा था। दादा के गुजरने के बाद चाचू उन्हें तुरंत अपने साथ ले गए थे। मैं कई सालों बाद अम्मा जी को देख रहा था। अम्मा जी काफी बदल गई थी। उनका रहन सहन, बोलचाल, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा हो गया था। मुझे देखते ही अम्मा जी ने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। मैं अम्मा जी को सांत्वना दे रहा था। अगले 13 से 14 दिन बस भाग दौड़ में ही बीत गए। अब अम्मा जी आ चुकी थी तो मुझे और मम्मी को ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। रात में भी अम्मा जी मम्मी के साथ सोती थी, इसलिए हमें एक साथ रहने का मौका नहीं मिला। जैसे तैसे जब समय मिलता तो बात करते थे, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे। अब पापा को गए 2 महीना हो गया था। अम्मा जी अभी भी घर पर ही थी। मिलने आने वाले रिश्तेदारों का आना भी कम हो गया था। अब मौसी जी भी 1 या 2 दिन में अपने घर जाने वाली थी। घर के सभी काम धीरे धीरे रास्ते पर आ रहे थे। बीच बीच में किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता या कोई मिलने आ जाता और फिर पुरानी यादें ताज करके रोना शुरू हो जाती। एक दिन अम्मा जी ने कहा, शोभित बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा, बोलो अम्मा जी। अम्मा जी ने कहा, आज तुम्हारे पापा को गए 2 महीना हो गया। तुम्हारी मम्मी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, इसलिए मैं कह रही थी कि तुम मम्मी को अपने मामा जी के पास सियापुर ले जाओ। वहाँ कुछ दिन रहोगे तो विनीता को थोड़ी राहत मिलेगी। विनीता मेरी मम्मी का नाम था। मैंने कहा, हाँ अम्मा जी सही कह रही हो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। मुझे अम्मा की बात सही लगी। मम्मी और मुझे भी इतने दिनों बाद अकेले समय बिताने का मौका मिला, इसलिए मैं तुरंत तैयार हो गया और मम्मी से ये बात किया। मम्मी को भी ये बात सही लगी। फिर मैंने मामा जी को फोन करके हमारे आने का प्लान बताया। मामा जी और मामी जी दोनों उत्साह से तैयार हो गए। अगले दिन हमें निकलना था, इसलिए मैंने और मम्मी ने पैकिंग शुरू कर दिया। कुछ जरूरी कपड़े लेकर हमने बैग तैयार किए। योजना बनी कि मैं और मम्मी फ्लाइट से विशाखापत्तनम जाएंगे। वहाँ से मामा जी अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और हम दियापुर मामा जी की गाड़ी से जाएंगे। मानसून शुरू हो गया था, इसलिए हमने जल्दी निकलने का फैसला किया। योजना के अनुसार हम अमृतसर से विशाखापत्तनम के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हुए। फ्लाइट में बैठते ही मम्मी मेरा कंधा पकड़कर सो गई, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। अमृतसर से विशाखापत्तनम की उड़ान करीब 1.25 घंटे की होती है, इसलिए हम दोपहर 2 बजे ही विशाखापत्तनम पहुंच गए।
जैसे ही हम विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ तेज बारिश शुरू हो गई थी। एयरपोर्ट पहुँचते ही मैंने मामा जी को फोन किया। मामा जी कहाँ पहुँचे हो? हम विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। लेकिन मामा जी अभी विशाखापत्तनम नहीं पहुँचे थे। मैंने एयरपोर्ट पर मोबाइल बंद किया। तभी मुझे पता चला कि विशाखापत्तनम के तटीय इलाके में चक्रवात आया था, इसलिए तेज बारिश हो रही थी और विशाखापत्तनम के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैंने मम्मी के साथ ये सब बात साझा किया और हमने तय किया कि चक्रवात और बारिश रुकने तक हम विशाखापत्तनम में ही रहेंगे। मैंने मामा जी और अम्मा जी को भी ये सूचना दे दिया। सब इस स्थिति में मजबूर थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर मैंने एयरपोर्ट के पास ही एक अच्छा 5 स्टार होटल में रूम बुक किया। वहाँ कोई अन्य रूम उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें 5 स्टार होटल की एक बालकनी वाला कमरा ही बुक करना पड़ा। इस स्थिति से हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि हमें जितना समय चाहिए था उतना समय मिल गया था और निश्चित रूप से किसी को भी पता नहीं चलता। हम दोनों ने फिर जो भी कैब मिली उसे बुक कर होटल तक पहुंच गए। वहां चेक इन काउंटर पर हम दोनों चेक इन कर रहे थे। मैंने अपने नाम पर रूम बुक किया था, इसलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर हमें मैडम का भी आइडेंटिटी चाहिए सिस्टम में जोड़ने के लिए। मैंने हाँ कहते हुए मम्मी के आइडेंटिटी बताने का सोचा। तभी मम्मी आगे आकर खुद ही बताने लगी। मम्मी ने कहा, हाँ मिस बिनीता दिवाकर। मम्मी के इस उत्तर से मैं हैरान रह गया। रिसेप्शनिस्ट ने ऑप्शन और रिलेशनशिप पूछा तो मम्मी ने कहा मिसेस। अब तो मैंने मम्मी की ओर बड़ी आंखों से देखा। मम्मी ने हल्के से मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। मैं सब समझ गया और हम दोनों रूम में चले गए। रूम में जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया। मुझे वॉशरूम जाना था। यात्रा और भागदौड़ में मुझे समय ही नहीं मिला था। तब मैंने मम्मी को साइड किया और कहा, मम्मी जी सिर्फ 1 मिनट में अभी आता हूँ। मम्मी ने तुरंत कहा, मुझे नहाना है। तब मैं आश्चर्य और खुशी से बोला, अच्छा नहाना है मम्मी? हंसते हुए बोली, हाँ मुझे ये सब कैसे पता है? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में तुम्हारे पापा को कभी किसी और औरत के पास जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा। जो कुछ भी उन्हें चाहिए था मैंने बना कर दिया। उनके लिए मुझे इंटरनेट से अलग अलग रेसिपी सीखनी पड़ी, लेकिन तभी मुझे इन नई चीजों का पता चला। तब मैंने आश्चर्य से कहा, सच में? हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए हम दोनों सो गए। जब उठे तो शाम के 5 बज चुके थे। जोर की भूख लगी थी, इसलिए हम तैयार होकर होटल में भरपेट खाना खाने गए। होटल में बढ़िया खाना खाने के बाद हम दोनों वापस रूम में लौटे। कमरे में एक सुकून भरा माहौल था। मम्मी ने कहा, शोभित आज की शाम बहुत खास है। तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, आज की शाम वाकई खास है। फिर हम दोनों ने टीवी ऑन किया और थोड़ी देर के लिए कोई कॉमेडी मूवी देखने लगे। मूवी के दौरान मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे धीरे मेरे पास आ गई। तब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने कहा, शोभित तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास होता है। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मम्मी तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर और खूबसूरत हिस्सा हो। ये अनुभव हमारे प्यार और विश्वास का प्रतीक था। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के बाहों में समय बिताया। हमने महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमारे बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई तो मैंने मम्मी को अपने पास मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कान और शांत चेहरा देखकर मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का हर दिन उसके साथ कितना खास है। मैंने धीरे से उसके माथे को हाथ फेरा। उसने मुझसे कहा और कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। फिर हम दोनों ने एक नया दिन शुरू किया, ये जानते हुए कि हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही मजबूत और खास रहेगा। हमने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ देता है और हर दिन को खास बनाता है। उस दिन से हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई।